चहल एकेडमी। मेरा नाम सुप्रिया सिंह है और मैं लाइव हूँ आज आपके सामने एक ऐसे देश के बारे में बात करने जा रही हूँ जो आने वाले दिनों में ग्लोबल सुपर पावर बनने वाला है। हाँ, आपने सही सुना। आज के टाइम में जो ग्लोबल सुपर पावर है वो है चाइना, वो है यूएसए, वो है यूके, वो है फ्रांस, वो है रशिया। लेकिन अब इनको रिप्लेस आने वाले सालों में कौन करने वाला है? एक छोटी सी अफ्रीकन कंट्री जो कि मेडिटेरेनियन रीजन में पड़ती है। वो अफ्रीकन कंट्री का नाम है मोरक्को। तो आखिर कैसे मोरक्को ग्लोबल सुपर पावर बनने वाली है, इसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं इस पीपीटी के डिस्कशन की बात करूं तो मैंने इसको हेडलाइन में लिखा है कि मोरक्को हैज समथिंग दैट एवरी कंट्री वांट्स। वो क्या चीज है जो कि सारे देश चाहते हैं? तो वो सबसे बड़ी चीज जो है वो है फॉस्फेट। अगर हम बात करें फॉस्फेट की तो आपको पता होगा कि एग्रीकल्चर, हमारा पॉपुलेशन, अगर आपको माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन पता होगा तो उसमें बोला गया है, माल्थस ने ये क्लेम किया है कि हमारी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो कैसे बढ़ती है? वो ज्योमेट्रिकली बढ़ती है। लेकिन फूड सप्लाई कैसे बढ़ती है? फूड सप्लाई अर्थमेटिकली बढ़ती है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है फूड सप्लाई का, यानी कि फूड सप्लाई जो है वो क्या है? वो लिमिटेड है, या फिर उसको बोलेंगे कि वो कांस्टेंट है। लेकिन जो पॉपुलेशन है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब फूड सप्लाई कम है और पॉपुलेशन ज्यादा है। इस चीज को काउंटर करने के लिए अकॉर्डिंग टू माल्थस क्या है कि नेचुरल हैजार्ड्स जैसे कि डिजीजेस होते हैं, जो कोविड-19 हो गया, जैसे स्पेनिश फ्लू हो गया 1920 का, या फिर कोई भी अलग कैटास्ट्रॉफ जैसे साइक्लोन हो गया या वोल्केनिक इरप्शन हो गया या फिर अर्थक्वेक हो गया, उससे नेचुरली सिलेक्ट करके नेचर स्पीशीज ह्यूमंस को हटा देती है ताकि क्या हो जाए? फूड सप्लाई और पॉपुलेशन वो बैलेंस हो जाए। लेकिन इसी के क्रिटिसिज्म में बाद में थ्योरिस्ट आते हैं और वो कहते हैं कि व्हाट इफ वी डू द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अगर हम फूड सप्लाई बढ़ा देते हैं टेक्नोलॉजी के साथ तो इस पे क्वेश्चन उठ जाता है माल्थस थ्योरी पे। सेकंड है पॉवर्टी। 1% ऑफ द कंट्री इज होल्डिंग 90% ऑफ द वेल्थ। तो कितना भी आप कुछ भी कर लो, वो 1% ऑफ द पीपल ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज होल्डिंग 90% ऑफ द वेल्थ। तो पुअर विल रिमेन पुअर नो मैटर व्हाट यू डू। तो अब मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको इसीलिए बताया क्योंकि फूड सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो क्या थी? वो थी फर्टिलाइजर्स। और फर्टिलाइजर्स में आपको पता होगा कि 3 रेशियो में यूज होता है क्या? N, P एंड K, नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटेशियम। अब ये जो फॉस्फेट की मैं बात कर रही हूं वो कहां से आता है? तो ये फॉस्फेट आता है रॉक से, सेडिमेंट्री रॉक से आता है। और वर्ल्ड में फॉस्फेट का रिजर्व बहुत ही कम है, बहुत ही कम है वर्ल्ड में फॉस्फेट का रिजर्व। 5% जो है वो चाइना के पास है और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फॉस्फेट का रिजर्व अबाउट 70 to 77% रिजर्व कहां पे है? वो है इसी मेडिटेरेनियन कंट्री में, जिसको कि हम मोरक्को कहते हैं। इसी मेडिटेरेनियन कंट्री में क्या है? वर्ल्ड में फॉस्फेट का रिजर्व है। और क्योंकि बाकी देशों में फॉस्फेट जो है वो डिप्लीट कर रहा है, जो भी रिजर्व है वो लिमिटेड है। कहते हैं कि चाइना में भी जो फॉस्फेट का रिजर्व है वो डिप्लीट हो रहा है और अगले 35 सालों में चाइना भी फॉस्फेट रिजर्व में क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। तब जाकर के वर्ल्ड को किसकी तरफ देखना पड़ेगा? वर्ल्ड को मोरक्को की तरफ देखना पड़ेगा। तो वहां पे जाकर के एक बार्गेनिंग अपॉर्चुनिटी आएगी मोरक्को के पास एंड मोरक्को विल इमर्ज एज अ सुपर पावर इन द वर्ल्ड, डोमिनेटिंग ओवर एवरी अदर कंट्री इन टर्म्स ऑफ फॉस्फेट रिजर्व्स। क्योंकि सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज क्या है? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। दोस्तों 2001 के बाद हमारी पॉपुलेशन हो गई है 6 बिलियन और अभी भी वो एक्सपोनेंशियली बढ़ी जा रही है। इस पॉपुलेशन को संभालने के लिए या फिर
आप ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करो या एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की बात करो या टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की बात करो, जिस चीज ने सबसे ज्यादा काम किया है वो चीज क्या है? फर्टिलाइजर्स है। और फर्टिलाइजर्स का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? वो है फॉस्फेट, क्योंकि फॉस्फेट ही वो एलिमेंट है जो कि प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करता है। फॉस्फेट ही वो एलिमेंट है जो कि प्लांट को सफिशिएंट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और फॉस्फेट ही वो एलिमेंट है जो कि एग्रीकल्चर ग्रीन रेवोल्यूशन में या फिर वर्ल्ड में नए ब्रीड की डेवलपमेंट में क्या बहुत ज्यादा कारगर आया है। तो यहां पे फॉस्फेट की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जा रही है, और फॉस्फेट का रिजर्व सबसे ज्यादा किसके पास है? मोरक्को के पास है। इसीलिए हमने कहा कि मोरक्को हैज समथिंग दैट एवरी कंट्री वांट्स इन फ्यूचर। थोड़ा सा आप समझो कि मोरक्को का जो कंट्री है उस कंट्री की पॉपुलेशन की क्या रेशियो है। तो 99% पॉपुलेशन, अगर हम मोरक्को की बात करें तो क्या है? मुस्लिम है, इस्लाम है वहां पे 99%। ठीक है, यानी ये एक इस्लामिक कंट्री है। ये कहाँ पे है? ये मेडिटेरेनियन रीजन में है। अगर मैं बात करूं तो MATLE, इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और मोरक्को, ये पांचों कंट्री जो है वो इजिप्ट की है। और ये पांचों कंट्री किससे बाउंड होती है? मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी सराउंडिंग कंट्री कौन है? मोरक्को है। अब चलिए आते हैं इसके बारे में हम डिटेल में। तो पहला आप देखो, पहला, व्हाट इज द रिसोर्स एवरी सुपर पावर वांट्स? कोई डाउट, फॉस्फेट वो रिसोर्स है जो कि हर एक सुपर पावर को चाहिए, क्योंकि हर कोई कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, वन और द अदर वे। फॉस्फेट प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रोड्यूसिंग फर्टिलाइजर दैट इनहेंसेस द क्रॉप यील्ड। क्रॉप यील्ड का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी। मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, 1 एकड़ में अगर 10 किलो अनाज हम उगा रहे हैं तो हम इसी मदद से, फर्टिलाइजर की मदद से 1 एकड़ में क्या 20 केजी अनाज उगा देंगे, यानी 10 केजी का हमें फायदा हुआ, यानी प्रोडक्टिविटी हाई हो गई। और वो प्रोडक्टिविटी हाई किसके थ्रू होती है? फर्टिलाइजर्स के थ्रू। अलोंग साइड फ्रॉम 1912 टू 2001 ग्लोबल पॉपुलेशन क्या हुआ है? 6 बिलियन तक बढ़ गया है, ड्यू टू द इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन दैट वाज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, अभी देखो अदर बेनिफिट्स, दूसरे बेनिफिट्स क्या है फॉस्फोरस के? तो पहला देखो कि फॉस्फोरस क्या करता है? सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन रखता है। ठीक है, ये प्लांट को नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है ताकि प्लांट हेल्दी ग्रो कर पाए। सेकेंड इज एनर्जी ट्रांसफर। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ATP जिसको कि कहते हैं फॉस्फेट, उसमें की रोल क्या करता है? प्ले करता है, क्योंकि फॉस्फेट ATP जो है वो क्या करती है? आपने अगर कभी फोटोसिंथेसिस पढ़ी होगी, C6H12O6 + 2H2O वाला, उसमें दिया होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या होता है? ATP जनरेट होता है, मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि क्या करती है? प्लांट के अंदर एनर्जी ट्रांसफर करने का काम करती है। और ये रोल कौन प्ले करता है? फॉस्फेट प्ले करता है। एनर्जी ट्रांसफर विद इन द प्लांट, दिस एनर्जी इज क्रूशियल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड द अदर ग्रोथ प्रोसेसेस। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया? अगर आपको याद होगा तो आपने कभी पढ़ा होगा फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स, आपने पढ़ा होगा सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स, आपने पढ़ा होगा थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स। यही कहने का मतलब है कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस नहीं बल्कि बायोफ्यूल से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसमें फॉस्फोरस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कैसे? क्योंकि फॉस्फेट जो होता है, फॉस्फेट कहाँ मिलता है? सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है। ठीक है, फॉस्फोरस साइकिल होती है, वहां से फॉस्फेट जनरेट होता है, एनिमल्स खाते हैं, डाई करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, और फिर क्या होता है? वही फॉस्फोरस जो है सॉइल में और मिट्टी में मिल जाती है, और फिर वो साइकिल कंटिन्यूअसली चला आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होता है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है उससे प्रोड्यूस। कैसे? फॉस्फोरस को प्लांट्स खाए, प्लांट्स ने ग्रोथ किया, प्लांट्स मर गए, अब प्लांट्स की डेथ हो गई, उसी प्लांट्स पे क्या हो गया? उसी प्लांट्स को हमने क्या किया? उसी प्लांट्स से हमने एनर्जी जनरेट की। या फिर अगर आपको एनर्जी जनरेशन की मैं बात करूं तो शायद आपको ध्यान होगा कि फर्स्ट
वन सेकेंड, कि फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल होती है, सेकेंड जनरेशन होती है, थर्ड होती है और फोर्थ होती है। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स क्या होती है? फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स होती है नॉन प्लांट बेस्ड, ठीक है, सॉरी, प्लांट बेस्ड बायोफ्यूल्स। प्लांट बेस्ड मतलब कि प्लांट से जो निकलता है, जैसे कि कसावा हो गया, राइट, वो सब हो गया प्लांट बेस्ड फॉसिल फ्यूल। सेकेंड जनरेशन क्या होती है? नॉन प्लांट बेस्ड, मतलब कि जो कि एक्स्ट्राज है, जैसे लीफ है, जैसे बीट है, जो भी चीजें एक्स्ट्रा है उन सब से हमने बायोफ्यूल एनर्जी प्रोडक्शन किया, नॉन रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स क्या है? एल्गी, फंजाई, ठीक है, एल्गी, फंगी, इन सब से क्या हुआ? बायोफ्यूल प्रोड्यूस हुआ। और फोर्थ जनरेशन क्या है? एडवांस लेवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बायोफ्यूल्स के जनरेशन में क्या, और इन सब में किसको यूज किया जाता है? फॉस्फोरस को। तो फॉस्फोरस क्या हो गया? बायोफ्यूल्स के जनरेशन में भी एन इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करता है, यानी कि फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन फॉस्फेट प्ले अ better role, a proper lower role and a very very important role like bioenergy and the production of biogas। जैसे बायोगैस में हो गया, जैसे हाइड्रोजन वाला जो हो गया, मीथेन हो गया, है ना, वो सारा गैस। अब चलो, इज द वर्ल्ड रनिंग आउट ऑफ फॉस्फेट? यस, द वर्ल्ड इज रनिंग आउट ऑफ फॉस्फेट। 5% रिजर्व मात्र चाइना में है, और चाइना 5% रिजर्व के साथ वर्ल्ड के क्या बन जाता है? सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फॉस्फेट इन द वर्ल्ड। और फर्स्ट लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ फॉस्फेट इन द वर्ल्ड इज मोरक्को, सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ फॉस्फेट इन द वर्ल्ड इज चाइना। एट द सेम टाइम इंडिया इज द कंट्री विच इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ फॉस्फेट इन द वर्ल्ड। इंडिया सबसे बड़ी इंपोर्टर है फॉस्फेट की वर्ल्ड में। और अगर मैं रैंकिंग की बात करूं तो फर्स्ट रैंक पे इंपोर्ट करने में क्यों कौन है? इंपोर्ट में कौन है? इंडिया है। इंपोर्ट लार्जेस्ट है, और इंडिया सबसे ज्यादा फॉस्फेट लेता कहां से है? तो फर्स्ट रैंक पे जो कंट्री है जहां से इंडिया इंपोर्ट करता है दैट इज वियतनाम, ठीक है। सेकेंड रैंक पे जो कंट्री है दैट इज कजाकिस्तान, थर्ड रैंक पे जो कंट्री है दैट इज रशिया, एंड फोर्थ रैंक पे जो कंट्री है दैट इज सऊदी अरब। सॉरी नॉट सऊदी अरब, थर्ड रैंक पे जो कंट्री है दैट इज रशिया, एंड फोर्थ रैंक पे जो कंट्री है दैट इज ऑल्सो अ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री लाइक चाइना। अब मैं आपको ये बता दूं, और जो फिफ्थ रैंक पे कंट्री है दैट इज नन अदर देन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि फॉस्फेट इन कंट्री से इंडिया इंपोर्ट करती है, तो आप सोचो कि जो दुनिया की यूएन पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट है 2023 की, जो ये कहती है कि इंडिया हैज सरपास चाइना बाय बिकमिंग द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इतने सारे पॉपुलेशन को आखिर हम फीड कैसे करेंगे? तो हम फर्टिलाइजर का यूज करेंगे ताकि हमारी यील्ड ज्यादा हो। अगर हमारी यील्ड ज्यादा होगी, अगर हमारी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, तभी हम पॉपुलेशन के जो फूड नीड्स है उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो यूज होता है वो रेशियो क्या है? 4:2:1, मतलब NPK का रेशियो है 4:2:1, लेकिन इनडिस्क्रिमिनेटली इंडिया में इसको ज्यादा यूज किया जाता है और इन दोनों को कम यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि यूरिया पे गवर्नमेंट ने क्या दी है? सब्सिडी दी है। दैट इज अ टोटली डिफरेंट स्टोरी दैट वी वुड डिस्कस लेटर। अभी हम इस पे फोकस करते हैं। तो वर्ल्ड क्या फॉस्फेट से रन कर रहा है? इज इट रनिंग आउट ऑफ फॉस्फेट? तो यस, इट इज रनिंग आउट ऑफ फॉस्फेट। इफ वी टॉक अबाउट द करंट रेट ऑफ फॉस्फेट रॉक एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, तो रिजर्व है which is likely to get depleted in the coming 100 years। अब अगर ये कंटिन्यूअसली पॉपुलेशन ग्रोथ होता है तो डिमांड जो फॉस्फेट बेस्ड फर्टिलाइजर की है वो क्या होगी? ऑब्वियसली माल्थस थ्योरी को याद करो, पॉपुलेशन ग्रोज एट द रेट ऑफ ज्योमेट्रिक पैटर्न एंड फूड सप्लाई ग्रोज एट द रेट ऑफ अर्थमेटिक पैटर्न। इसका मतलब है कि पॉपुलेशन ज्योमेट्रिकली ग्रो करेगी, ठीक है। तो डिमांड हाइयर होगी या लोअर होगी फॉस्फेट की? हाइयर होगी फॉस्फेट की डिमांड। ऑल्दो फॉस्फोरस इज अ नॉन रिन्यूएबल मटेरियल, इट इज अ नॉन रिन्यूएबल एलिमेंट। तो अब क्या होगा? फॉस्फेट रॉक प्राइमरी सोर्स ऑफ फॉस्फोरस फॉर्म्स ओवर इन द डेकेड्स, ठीक है। बहुत सारे टाइम में होता है, जैसे ये प्रोसेस आप देख लो। अगर मैं फॉस्फोरस साइकिल की बात करूं यहाँ पे, तो फॉस्फोरस साइकिल देखो कि क्या होता है? रॉक से
सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं अंडर द एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड प्रेशर ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स, ये सेडिमेंट्री रॉक्स हो गए। अब इसमें वेदरिंग इरोजन होता है, वाटर रिजर्वोयर में जाके घुल मिल रहे हैं, एसिमिलेट हो रहे हैं, प्लांट्स एनिमल उनको इनटेक कर रहे हैं, प्लांट्स एनिमल डेथ हो जा रही है, एक्सक्रीट कर रहे हैं, सॉइल में मिक्स हो जा रहा है, सरफेस लीकिंग एंड प्रेसिपिटेशन होता है, डीप सी सेडिमेंट्स में स्टोर हो जाते हैं, मिनरलाइजेशन ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी होता है, अगेन मिनरलाइजेशन होके डेथ होने के बाद डिस्क्रीशन में मिट्टी में मिलके सेडिमेंट्स में मिलके फिर से टेम्परेचर प्रेशर के अंदर सेडिमेंट्री बन जाते हैं, फिर से वो वेदरिंग और इरोजन से बाहर निकलते हैं और फिर ये कंटिन्यू रहता है ये वाला प्रोसेस। ठीक है, अब आप देखो आगे पाथवे फॉर मोरक्को टू बिकम अ सुपर पावर। अगर मैं इसकी बात करूं तो आखिर क्या पाथ है जो कि मोरक्को फॉलो करेगा क्या बनने के लिए, सुपर पावर बनने के लिए। तो पहली बात, मोरक्को के पास बड़ी फॉस्फोरस रिजर्व है, वो क्या है, पोटेंशियल फॉर फ्यूचर सुपर पावर। मोरक्को के पास वर्ल्ड में लार्जेस्ट होल्डर ऑफ फॉस्फेट है। मोरक्को इन्फ्लुएंस कर सकता है ग्लोबल एग्रीकल्चर को, कैसे, सप्लाई चेन को कंट्रोल करके। फ्रेंड्स, व्हेन मोरक्को वुड बी कंट्रोलिंग द सप्लाई चेन तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू रूल द वर्ल्ड विथ इट्स phosphate mineral reserves. Now, as the global population grows, the demand for food and consequently for phosphate-based fertilizer also increases. Population बढ़ेगा, फर्टिलाइजर का डिमांड बढ़ेगा, यील्ड बढ़ानी है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो ऑब्वियसली फॉस्फेट का डिमांड भी मार्केट में सर्ज होगा, और जब डिमांड मार्केट में सर्ज होगा तो उस पर सप्लाई कौन रखेगा, मोरक्को। इस तरीके से मोरक्को जो है वो एक सुपर पावर बनेगी। मोरक्को स्ट्रैटेजिक कंट्रोल ओवर दिस रिजर्व कैन गिव इट अ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल लिवरेज, अलाउइंग इट टू डिटरमाइन विच कंट्री रिसीव फॉस्फेट सप्लाई एंड एट व्हाट क्वांटिटीज। अब द बॉल विल बी इन द कोर्ट ऑफ मोरक्को, कि मोरक्को डिसाइड करेगा किस कंट्री के पास कितना फॉस्फेट होना चाहिए, क्योंकि हम भी डिपेंडेंट रहेंगे मोरक्को पे, चाइना भी अगले 35 साल के बाद डिपेंडेंट रहेगा मोरक्को पे, और बड़ी सुपर पावर्स लाइक रशिया हो गई, या फिर यूएसए हो गया, या फिर वियतनाम हो गया, यूएई हो गया, सब डिपेंड रहेगा किस पे, मोरक्को पे। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, मोरक्को द किंग ऑफ फॉस्फेट रिजर्व्स। ये थोड़ा सा डेटा है जो कि इंपॉर्टेंट है, आप जरूर देख लो। मोरक्को को होल्ड्स अबाउट 70% ऑफ द वर्ल्ड फॉस्फेट, ठीक है, मेनली फ्रॉम, ये इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, आप ये माइन के बारे में समझ लो, कौन सा है ये, बाउक्रा माइन, मेकिंग इट द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। ये टॉपिक ऐसे भी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, बट प्रीलिम्स के लिए ज्यादा है। दिस लिमिटेड रिजर्व गिव मोरक्को अ सिग्निफिकेंट एडवांटेज, अलाउइंग टू होल्ड नियर मोनोपोली ऑन द ग्लोबल फॉस्फेट सप्लाई। कोई डाउट इसमें, नो डाउट। इवन दो चाइना होल्ड्स द सेकेंड लार्जेस्ट फॉस्फेट रिजर्व, चाइना के पास कितना है, सेकेंड लार्जेस्ट फॉस्फेट रिजर्व है, और उसका परसेंटेज कितना है, 5%, जिसकी मैं बात करूं इट अकाउंट्स ओनली 5% ऑफ द ग्लोबल टोटल। एज अ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर चाइना माइट एग्जॉस्ट दिस सप्लाई इन द कमिंग 35 ईयर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साउथ अफ्रीका, सीरिया, अल्जीरिया, चाइना, और ये है 70%, ये 5%, और ये सब 1 से 2% ही है मोरक्को के रिजर्व। ठीक है, अब यही चीज़ आपको दे रखी है, देखो मोरक्को के पास 70% है, चाइना के पास 5 है, और बाकी जितनी कंट्री है इनके पास 1%, 2%, 1%, 3% यही है। आप देखो कि कहीं भी इंडिया तो है भी नहीं, जबकि इंडिया में मिलती है फॉस्फेट रिजर्व, लेकिन नेग्लिजिबल क्वांटिटी। स्पेसिफिकली हम बात करें, कडप्पा हिल्स जो आंध्र प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में, ललितपुर यूपी में, और थोड़ी बहुत सदर्न पार्ट में मिलती है फॉस्फेट रिजर्व, बट ऑन वेरी वेरी लिमिटेड बेसिस, सो वी डोंट काउंट इट, वर्ल्ड में तो इट इज नॉट देयर। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ। अब चलो टेबल, अब चलो, अब कंक्लूजन में हम ये चीज कह रहे हैं, टू रिड्यूस द ओवर डिपेंडेंस ऑन मोरक्को फॉस्फेट, हमें क्या करना चाहिए, हमें ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी या फिर सस्टेनेबल सोर्स ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी को, उनकी कैपेसिटी को इन्हांस करना चाहिए। इसका मतलब कंट्री शुड इन्वेस्ट इन, हमें इन्वेस्टमेंट किस में करनी चाहिए, सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स में, जैसे कि डेवलपिंग फॉस्फेट रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी और इम्प्रूविंग फर्टिलाइजर एफिशिएंसी, फर्टिलाइजर की एफिशिएंसी हमें इम्प्रूव करनी चाहिए। और ये सब एक्सप्लोर करने से नई नई माइनिंग ऑपरेशंस को, लोकेशंस को, एंड ऑल्सो आवर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्शन सोर्सेस हम क्या करते हैं, कर सकते हैं। शायद हम अगर अपने प्रोडक्शन सोर्स को डाइवर्सिफाई करेंगे तो शायद हम इन रिस्क से
खुद को मिटिगेट कर पाएंगे। इट इज़ येट टू बी सीन कि हम कैसे अपना एक सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव बनाते हैं, बट कहीं ना कहीं एक डिपेंडेंसी नेचुरली जो हमें जो मिल रही है रिजर्व्स के थ्रू, वो तो बन ही जाएगी फ्यूचर में। किस पे? मोरक्को पे। बाकी उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हमें ऑल्टरनेटिव सोर्सेज पे फोकस करना मैंडेटरी हो जाता है, सीइंग द सिचुएशन दैट वी हैव द लिमिटेड रिजर्व्स। नाउ आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, आई होप आपको ये टॉपिक भी इंटरेस्टिंग लगा होगा। आप चहल अकेडमी को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करो for being update with the current information and also getting good source of information and current affairs related content and videos. Thank you so much. See you.